नमस्कार दोस्तों, आज 15 मई है। चलिए आज के कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं व्हिटले अवार्ड 2021 से। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष व्हिटले फंड फॉर नेचर, जो कि लंदन में अवस्थित है, के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 2 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला व्हिटले गोल्ड अवार्ड, जिसे इस वर्ष केन्या की पर्यावरण संरक्षिका पाउला खाउम्बू को दिया गया है। इमेज आप इनकी देख सकते हैं। इन्हें व्हिटले गोल्ड अवार्ड दिया गया है। और जो सामान्य श्रेणी में दिया जाता है उसमें बहुत सारों को दिया गया है। आप ये इमेज में देख सकते हैं बहुत सारों को। इनमें से एक व्यक्ति हैं नुक्लू फोम, जो कि भारत के नागालैंड से बिलोंग करते हैं। ये हैं आपके नुक्लू फोम। इन्हें नागालैंड का फाल्कन मैन भी कहा जाता है, क्योंकि ये फाल्कन चिड़िया के संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। उसके साथ ही साथ ये एक बायोडायवर्सिटी पीस कॉरिडोर विकसित कर रहे हैं। उसी के लिए इन्हें इस अवार्ड के लिए चुना गया है। बात नागालैंड की हुई है तो यहाँ के कुछ प्रमुख प्रोटेक्टेड एरियाज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इटांकी नेशनल पार्क है। इसके अतिरिक्त फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रंगा पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पुलियाबाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी नागालैंड में ही अवस्थित है। दूसरा टॉपिक इजराइल और पैलेस्टीन में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे इजरायली सेना क्राउड कंट्रोल के लिए एक लिक्विड कंपाउंड का यूज कर रही है, जिसे स्कंक कहा जा रहा है। ये स्कंक एक बहुत ही दुर्गंध युक्त कंपाउंड है, जिससे मरे हुए आदमियों के शव से जिस तरह की बदबू आती है, या जिस तरह से जानवर मर जाते हैं उस तरह की जो बदबू आती है, उस तरह की बहुत ही भयंकर बदबू इस स्कंक से आता है, जिसकी वजह से ये क्राउड को तितर बितर करने के लिए यूज कर रहे हैं। इसे वाटर कैनन के द्वारा लोगों पर छोड़ा जाता है। ये बदबू इतनी तीव्र है, इतने दिनों तक रह जाती है कि अगर किसी के भी स्किन पर, क्लॉथ पर या बिल्डिंग पर पड़ जा रहा है ये कंपाउंड, तो बदबू बहुत दिनों तक जा रही है। इसकी बदबू इतनी तेज है कि लोग अपने बिजनेस और फैमिलीज को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के वहाँ से जाना पड़ रहा है, कहीं दूसरी जगह पे जाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि इस कंपाउंड का उपयोग पहली बार हुआ है। इसका उपयोग इजरायली मिलिट्री ने 2008 में भी किया था, और उसके बाद अब ये 2021 में किया जा रहा है। इस कंपाउंड का विकास इजराइल की एक कंपनी है जिसका नाम है ओडोरटेक ने किया है। हालांकि ये कंपाउंड आपका नॉन लीथल है, यानी इससे आपकी जान तो नहीं जाएगी, लेकिन हाँ, अगर आपके चमड़े पर, कपड़े पर या आँखों में, बालों पर यह रसायन पड़ा तो आपको कुछ समय के लिए परेशान कर सकता है। और ज़्यादा परेशानी वाली बात है इसकी असहनीय दुर्गंध, और इसकी वजह से जी मचलाना, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी, हेयर लॉस, स्किन इरिटेशन आदि अनेक और भी छोटी छोटी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इसी वक्त हम लोग थोड़ा सा इजराइल और फ़लस्तीन के आसपास के टेरिटरीज पे नज़र दौड़ा लेते हैं। इस मैप में देखिए, ये जो पूरा का पूरा मैप है, ये आपका मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर से ही लगा हुआ इजराइल का ये देश है, इजराइल है। यहीं पे ये जो पोर्शन है ये पैलेस्टीन है, और ये जो पोर्शन है ये गाजा है, ये भी पैलेस्टीन के अंतर्गत आता है, और वेस्ट बैंक है, ये भी पैलेस्टीन के अंतर्गत आता है। ऑरेंज कलर में जितना पोर्शन है सारा का सारा इजराइल का है। इसके बगल में ये आप सिनाई प्रायद्वीप देख रहे हैं। सिनाई प्रायद्वीप जो है इजिप्ट का पार्ट है, इजिप्ट के अंतर्गत आता है। और सिनाई प्रायद्वीप के दोनों तरफ यहाँ पे इसे गल्फ ऑफ सुएज कहते हैं, और इसे कहा जाता है गल्फ ऑफ अकाबा। सुएज कैनाल यहीं पर अवस्थित है, जो कि गल्फ ऑफ सुएज को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं अभी, जो मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, यहाँ से ये सुएज कैनाल निकाली गई है, जो गल्फ ऑफ सुएज को मेडिटेरियन सी से जोड़ देती है। यहाँ पे ही फेमस एक पोर्ट है, पोर्ट सैद इसे कहते हैं, और यहाँ पे है पोर्ट सुएज। और गल्फ ऑफ सुएज और गल्फ ऑफ अकाबा ये दोनों ही रेड सी के पार्ट हैं। और ये काफ़ी बड़ा देश है जॉर्डन। यहाँ पे जॉर्डन की सीमा भी गल्फ ऑफ अकाबा से लगती है। बहुत छोटी सी सीमा रेखा है इसकी यहाँ पर गल्फ ऑफ अकाबा से, लगभग 20-22 किलोमीटर की ही ये दूरी है। यहीं पे ही जॉर्डन नदी भी बहती है। जॉर्डन नदी
गोलन हाइट से निकलती है और जॉर्डन और वेस्ट बैंक के बीच में सीमा बनाती हुई ये डेड सी है, जिसे मृत सागर कहा जाता है, मृत सागर में आके गिर जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृत सागर किन दो देशों के बीच में है, तो इसका आंसर जॉर्डन और वेस्ट बैंक या फ़लस्तीन आंसर हो सकता है। उसके साथ ही साथ इजराइल के साथ भी इसकी सीमा लग रही है। तो यहाँ पे 3 देशों के बीच में आपका ये मृत सागर अवस्थित है, एक इजराइल, एक फ़लस्तीन का वेस्ट बैंक, उसके साथ साथ जॉर्डन। दूसरा टॉपिक नेपाल से संबंधित है। नेपाल में केपी शर्मा ओली, जिनका पूरा नाम खड़ग प्रसाद शर्मा ओली है, को दोबारा प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया है। नेपाल में पिछले 6-7 महीनों के पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद केपी शर्मा ओली को दोबारा प्राइम मिनिस्टर चुना गया है और यहाँ की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने इन्हें प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ दिलाई। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के विषय में बात हुई, अब आइए इंडियन प्राइम मिनिस्टर के विषय में भी कुछ बातें कर लेते हैं। आज़ादी से आज तक 15 लोग भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। भारत का प्रधानमंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड होता है। भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। यहाँ खास बात है, ध्यान देने योग्य बात है कि यूपीएससी अपने क्वेश्चनों में अपॉइंटमेंट की जगह सेलेक्ट लिख देता है कि प्रधानमंत्री का सिलेक्शन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। सिलेक्शन अगर दिया रहे तो ये गलत है। प्रधानमंत्री का हमेशा और हमेशा अपॉइंटमेंट होता है और ये प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) में वर्णित है। दूसरा फैक्ट, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर के कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के 78वें अनुच्छेद में वर्णित है। भारत के प्रधानमंत्री का कोई टर्म नहीं होता है, कोई टर्म फिक्स नहीं है। ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रधानमंत्री के विषय में याद रखना है कि इसका कोई टर्म फिक्स नहीं होता है। अक्सर लोग इसमें आंसर लगा के 5 आ जाते हैं कि प्रधानमंत्री का जो टर्म होता है 5 सालों के लिए फिक्स होता नहीं। इसका पद 5 सालों के लिए फिक्स नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इससे ही रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सही जो भी आंसर हो आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। आगे दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। आज 15 मई है और 15 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज को 1993 में यूनाइटेड जनरल असेंबली के द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। विश्व परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मई को इस सामाजिक संस्था को और अधिक सुरक्षित, सुदृढ़ तथा जागरूक बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। बात करें इस वर्ष की थीम की, तो इस वर्ष की थीम है फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। तो ये रहा दोस्तों आज का मॉड्यूल। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।